नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम सामने आए हैं वो है SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ, इससे संबंधित क्या है कानूनी प्रावधान, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर बताते हैं, विषय हमारा SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी से राहत पा सकते हैं। निःशुल्क हम आपकी कानूनी सहायता के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हर दिन हम यहाँ पर मौजूद होते हैं एक विषय के साथ, और आज का हमारा विषय SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है कि ये एक्ट क्या है, इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं, कानून क्या कुछ कहता है। और आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से अधिवक्ता राजेश पटोहा जी हैं, आप दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। साथ ही लखनऊ से एक और खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व जिला जज दीनानाथ श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत दीनानाथ जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सर, किस तरीके से इस एक्ट को देखा जाए, क्योंकि इस अधिनियम की पीछे मंशा यही थी कि जो स्वाभिमान है, जो सम्मान है और जो अधिकार है वो कम से कम बना रहे। क्या कहता है ये कानून? ये कानून अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के व्यक्तियों के हर प्रकार के मान सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है जी। और कोई भी व्यक्ति जो इस समाज के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार करता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत न हो, उनको अपमानित करता हो, उनको निर्वस्त्र करके घुमाता हो जी, उनको किसी तालाब या कुएं का पानी पीने से मना करता हो, उनके प्रति कोई अपराध करता हो, पब्लिक प्लेस पर अपमानित करता हो, उनकी जमीन पर कब्जा करता हो और उनको किसी मुकदमे में इस आधार पर उसको लिप्त कराता है कि वो अनुसूचित जाति का है, तो ऐसे सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस SC/ST एक्ट 1989 निर्मित किया गया है। जी राजेश पटोहा जी, और इसके प्राविधान भी बहुत जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। सख्त है। ठीक है राजेश पटोहा जी, मैं आपके पास आता हूं। जैसा दीनानाथ जी ने कहा कि जो भेदभाव के जो मामले लगातार सामने आते थे उसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया ताकि हर किसी इंसान का जो सम्मान है, स्वाभिमान है, वो बरकरार रहे और वो भी मतलब जो बराबरी के दर्जे की बात की जाती है उसको भी वो अधिकार मिले। कानून कितनी कड़ी सजा का प्रावधान करता है? देखिए, जो कानून है SC/ST एक्ट, ये SC/ST वर्ग के लोगों के मान सम्मान और उनके स्वाभिमान उत्थान और उनके हितों की रक्षा करने के लिए और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए ये बना था और ये 1990 में लागू हुआ था ये। और इसमें जो है जो सजा का प्रावधान है वो 6 महीने से लेकर 5 साल। और इसके अलावा अगर जैसे कि पाऊ जी ने बताया है कि अगर कोई गवाही झूठी गवाही देता है किसी को फंसाने के लिए, कोई SC या ST वर्ग के आदमी को, तो जिस केस में वो जितनी सजा है और उसकी वो गवाही दे रहा है उसको फंसाने के लिए, तो अगर मर्डर केस है या उतनी सजा का ही प्रावधान इसमें भी है।
जी। और इसमें काफ़ी सख्त प्रावधान है कि इसमें इस कानून के द्वारा पुरजोर कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह से जो है जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनका जो है उनके हितों की रक्षा की जाए और उनके साथ जो है किसी भी तरह का अत्याचार ना हो। जैसे कि कई बार देखा गया है कि जैसे बाबूजी ने बताया अभी कि उनको कहीं पानी ना भरने देना, सोशल जगह में ना जाने देना, उनको उनका सामाजिक बहिष्कार करना, इसका जो भी अत्याचार जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से होते हैं और इसमें SC/ST जो वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर ये अत्याचार होता है, तो वो इस एक्ट में जो है धारा 3 है उसके अंतर्गत जो है पनिशमेंट और उसमें सजा का प्रावधान है उसके अंदर। चलिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि कानूनन इस तरह का प्रावधान किया गया है ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। दीनानाथ जी, मैं आपके पास आता हूं। साथ ही अपने दर्शकों से भी एक बार हम अपील कर दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप सीधा सवाल कर सकते हैं जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो SC/ST कानून से जुड़ा हुआ है कि इसके तहत कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। दीनानाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस एक्ट के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं अक्सर निकलकर सामने आती हैं कि जहां पर भेदभाव किया जाता है, तो कहीं पर कुछ कमियां आप देखते हैं इस कानून में, अभी भी सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है? नहीं, कानून तो निश्चित रूप से सख्त है, लेकिन अपराध की घटनाएं भी होती हैं जी। आप बलात्कार के कानून के देखिए कि उसमें फांसी तक की सजा की प्रावधान किया गया। इतने सख्त कानून के बाद भी घटनाएं हो रही हैं जी। तो केवल कानून बना देने से अपराध में कमी आ जाएगी ऐसा सोचना उचित नहीं है जी। जब तक हम सामाजिक समरसता स्थापित नहीं करते हैं या जब तक समाज के इस वर्ग को हम बराबरी के रूप में नहीं लाते हैं, उनसे बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं, अर्थात सामाजिक चेतना जब तक जागृत नहीं की जाएगी तब तक केवल SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक डरावना प्राविधान बना करके कि इस प्रकार के अपराधों को रोक पाना कठिन प्रतीत होता है। चलिए, एक दर्शक और हमारे यह साथ भी देखने में आया है। जी 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 सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद लगातार हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमित कुमार जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। अमित कुमार जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी सर, हम जो है पूछना चाह रहे हैं जो समाजवादी हेलो जी, सवाल कीजिए अमित जी। सर, जो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस है जी। ये समाजवादी एम्बुलेंस थी। हेलो अमित, उसमें सर एक लीगल हेलो अमित, सबसे पहले अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकें। जी सर। हेलो जी, अब सवाल कीजिए। जी सर, जो एम्बुलेंस समाजवादी चलाई गई थी उसमें जो है ये लीगल प्रोसेस से भर्तियां लिया जाता है और जो है इलीगल तरह से काम कराया जाता है। पूछे जाने पर लड़कों को जो आरोप लगा कर हटा दिया जा रहा है। 16,500 का DD लिया जा रहा है। इसका मुद्दा जो है धरने के माध्यम से भी लड़के बताए थे, लेकिन कुछ भी इसका हल नहीं निकला। ठीक है, दीनानाथ श्रीवास्तव जी, क्या उपाय बताएंगे? महत्वाकांक्षी योजना पिछली सरकार की, उस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इनका जो प्रश्न है वो SC/ST एक्ट से संबंधित नहीं है जी, उससे संबंधित नहीं है। कहना है कि जो ये हाँ, इनका कहना यह है कि जो है समाजवादी एम्बुलेंस सेवा में आउटसोर्सिंग से तो जो लोग लिए गए थे जी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, उनको एजेंसी के माध्यम से लिया गया था जी, और आउटसोर्सिंग के बाद उनको हटा दिया गया जी। तो वो उनको कोई इस प्रकार का लीगल रिलीफ नहीं मिल सकता है। हाँ, वो चाहे तो वो जो कानूनी सहायता एवं परामर्श केंद्र जी
जिलों में बने हैं वहां पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं और सरकार के प्रसंज्ञान में ये ले आ सकते हैं कि जी इस तरह के आउटसोर्सिंग से जो उनकी नियुक्तियां की गई थी वो गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अमित कुमार जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और बार बार हम अपील भी कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। मोहम्मद महबूब अगले कॉलर हमारे साथ इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। सवाल कीजिए। आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, आ रही है। जी, सवाल कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये 498 की धारा जीवन में कितनी मर्तबा लग सकती है? सॉरी, एक बार सवाल फिर जी हाँ, आ दोहराएं। रही है आवाज। जी, सवाल एक बार फिर ये दोहराएं। 498 की धारा मतलब कितनी मर्तबा लग सकती है? ठीक है, राजेश जी क्या बताएंगे? 498 की धारा कह रहे हैं कि आखिर कितनी बार लग सकती है? तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है इनका, मगर इसके लिए काफ़ी गहराई में जाना पड़ेगा जी क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑफेंस है। अब जब कंप्लेंट की गई है और उसके बाद 498 की धारा लग गई जी। है और उसके बाद अगर उसमें उन्होंने माफ़ी दे दी है इनकी पत्नी ने या इनकी जो रिलेटिव हैं, तो आगे जो है अगर दोबारा वो अगर केस होता है तो दोबारा 498 आ सकता है अगर पहली वाली जो धारा है वो अगर केस जो है ख़त्म हो चुका है तो। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिस विषय के साथ हम हैं वो SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है। लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। काली प्रसाद अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड से हैं। बहुत स्वागत है काली प्रसाद जी आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, हम सवाल मेरा है कि हमको सर जी हम हरिजन है और 2011 से सर हमको झूठा केस में फंसाकर जी तंग किया जा रहा है और ये झूठा केस जो 2011 में किया है सर तो वो स्टैंड हुआ है 2012 में और ये केस जो है सर SSC केस हुआ मेरे ओर से। जी तो वो केस होने के बाद फिर उनका अपना बेटी जो है छेड़खानी अपहरण का जो है 354 A B C ये सब जो सर धारा में फिर मेरे और मेरे भाई को फंसाकर झूठा केस में 2013 से लेकर अभी तक तंग किया जा रहा है और इसके खिलाफ हम थाना जो गए जी तो उसमें उसका व्यक्ति के पास भी गए तो कोई खिलाफ मतलब केस नहीं लिया जा रहा। और एक चीज सर जी कि ये क्या कोर्ट के माध्यम से जो हमको केस करके जो तंग किया जा रहा है तो इसमें हमको क्या करना है? ठीक है, दीनानाथ श्रीवास्तव जी क्या इन्हें सलाह देंगे आप? ये गैर SC/ST है, इनके ऊपर मुकदमा झूठा चलाया गया है, इनका कहना है। जी अगर इनके खिलाफ मुकदमा झूठा चलाया गया है तो ये चाहे तो अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट जो इनके खिलाफ लिखाई गई है उसके निरस्तीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। जी दूसरा, जहां इनका मुकदमा चल रहा है उस न्यायालय को भी ये बता सकते हैं कि इस कानून के प्राविधानों का दुरुपयोग करते हुए इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। जी तो ये आरोप से उन्मोचित किए जा सकते हैं, डिस्चार्ज किए जा सकते हैं और अगर गवाही हो गई है, इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है तो ये दोषमुक्त भी किए जा सकते हैं। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो उनका सवाल था उसका वाजिब जवाब मिला होगा। रविंद्र चंद्र अगले कॉलर हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, रतन चंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। रतन जी, अपना सवाल कीजिए। जय हिंद साहब जी। जी जय हिंद। साहब जय हिंद। जी जय हिंद, सवाल कीजिए। सर मेरी रिक्वेस्ट है जनाब, पहले फोन किए थे जनाब, मेरे लिए कानून कुछ नहीं है जहाँ मैं कहता हूँ कि पैसे अगर नहीं है मेरा मकान का रहने के लिए नहीं है ना सर जी तो मतलब मेरा घर बर्बाद, मेरा मकान उतरी है 5 साल से दीवारें चढ़ी है लेकिन छत नहीं डाले थे मैं सर आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे निवेदन है कि आप
आपका जो भी मसला है उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अगर आप हम तक पहुंचा देते हैं तो उस पर निरीक्षण करने के बाद जो भी बेहतर कानूनी सहायता होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज हम जिस विषय के साथ आए हैं SC/ST एक्ट से जुड़े प्रावधानों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत किस प्रकार पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, इसके अंदर जो है, जब कोई पीड़ित है जो अनुसूचित जाति जनजाति का से वर्ग से संबंध रखता है और जब वो थाने में जाता है तो थाना प्रभारी जो है वो मौखिक जब अपनी शिकायत देगा तो थाना प्रभारी जो है उसमें लिखित शिकायत दर्ज करके जो वहाँ रजिस्टर है उनके पास उसमें लिख के और इंक्वायरी के लिए जो है DSP लेवल के आदमी और मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो ACP लेवल का आदमी जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इसके अंदर जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो तत्काल जाके जो है मौका है उसका निरीक्षण करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन करके इंक्वायरी करके और उनको जो है 60 दिन में इसके अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है जी। और इस स्पेशल एक्ट में SC/ST एक्ट में स्पेशल कोर्ट का भी इसमें गठन हुआ है जो कि स्पेशल सेशन कोर्ट होती है जी। और उसमें 60 दिन में चार्जशीट फाइल होती है और उसके अलावा ये स्पेशल कोर्ट में जब मामला जाता है तो ये जल्दी निपटारा होता है इन केसेस में। ठीक है दीनानाथ श्रीवास्तव जी, इस अधिनियम की अगर बात की जाए तो इस अधिनियम के अनुसार बेल का क्या प्रावधान है? इसका बेल का प्रावधान जानना चाहूंगा। SC/ST एक्ट के तहत अगर किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है तो बेल का प्रावधान क्या कुछ कहता है? बेल का जी। बेल इसके अंतर्गत जो अपराध जी। हैं वो गैर जमानती वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं। जी। नहीं कॉग्निजेबल इसमें जो है नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाता है जी। और दूसरा ये है कि इसके अपराध न्यायालय को जमानत देने का पर विवेक रहता है कि ये गैर जमानती है जी। वो किसी भी मुलजिम को मैटर ऑफ राइट जो है जमानत नहीं मिल सकती है जी जी। क्योंकि इसके प्राविधान को बड़ा गंभीरता पूर्वक जो है लिया गया है और इसमें यहां तक कि प्रोबेशन ऑफ फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का प्राविधान भी नहीं लागू है जी। जैसा कि अन्य अपराधों के साथ होता है कि अगर मुलजिम का पहला अपराध है जी तो उसको प्रोबेशन ऑफ फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत के अंदर छोड़ दिया जा सकता है कि ये पहला अपराध है। वह SC/ST एक्ट में भी नहीं लागू है और जमानत के प्राविधान तो और भी सख्त हैं जी। यानी जानबूझकर इस कानून को इतना सख्त बनाया गया है कि ताकि अत्याचार ना हो पाए किसी भी ऐसे शख्स के साथ में। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनदीप कौर जी एक कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हैं। अमनदीप जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने ये पूछना था कि हम अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हैं जी और हमने उन पर खर्चे का केस किया है सर। जी। वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उनकी पे भी 25,000 है जी। उनसे मुझे कितना हिस्सा मिल सकता है? ठीक है राजेश पटवारी, क्या इन्हें आप सलाह देंगे? देखिए, इसके अंदर जो है आपके अगर हस्बैंड है ये तो कोर्ट में विचाराधीन है जो मामला है आपका, मगर 30 से 50% तक का इसमें कानून में प्रावधान है उसके अनुसार होगा। इसके अलावा जो भी और मुकदमे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं और आपने 125 का मुकदमा कर रखा है और अगर कोई और आपके साथ वायलेंस हुई है तो उसके आधार पे आप जो है अपना 498 का मुकदमा अगर FIR की जा सकती है उसमें। बाकी मैं SC/ST एक्ट में दोबारा आना चाहूँगा एक बार जी। इसमें जो बेल के लिए भी आप पूछ रहे थे तो इसमें कानून इतना सख्त है कि इसके अंदर जो अग्रिम जमानत है एंटीसिपेटरी बेल है उसका प्रावधान नहीं है इसके अंदर। और जैसा कि बाबूजी ने बताया अभी कि इसमें जो प्रोबेशन है उसका भी प्रावधान नहीं है क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनके जो हकों की रक्षा करने के लिए और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। बाकी कई बार देखने में ये भी आता है कि जो स्पेशल एक्ट है और जो इस तरह के जो ये हमारे ये कानून बने हैं इसमें कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो मेरी अपील है कि
मतलब कि कानून का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए जी। और जो सच्चाई है और जो अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो उसको लेकर ही जाए और झूठे केस ना फाइल करें और ना ही शिकायत करें, क्योंकि इसमें इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है और यहाँ तक कि कई बार देखने में आता है कि इसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान है। जी। तो कई बार इसके चलते भी लोग बाग जो है इसका मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपको लगता है कि कानून अगर किसी को अधिकार दिलाने के मकसद से लाया गया है तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल अगर ठीक किसी है। के साथ इस तरह की जाति होती है, प्रताड़ना होती है, तो इस कानून का इस्तेमाल बतौर अपने अधिकार के लिए कर सकता है। बिल्कुल। जगन्नाथ मिश्रा जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी राय, जो अपना सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। उनका क्या कानूनी रास्ता निकल सकता है उसका वाजिब जवाब हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर दीनानाथ जी, क्या आप कहना चाहेंगे इस कानून से संबंधित, क्योंकि आपने कहा कि कानून बहुत सख्त है लेकिन शायद इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शायद इस तरह की घटनाएं अभी भी सामने आती हैं, तो और क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे, चाहे वो कानून से संबंधित हो या फिर उसके क्रियान्वयन से संबंधित? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस कानून का दुरुपयोग भी हुआ है और मैंने व्यक्तिगत मुझे अनुभव है कि मैं एक जिले में SC ST एक्ट का जज था जी। वहाँ पर एक प्राविधान ये है कि अगर छेड़खानी की घटना की पीड़िता है तो उसको 25,000 या बलात्कार के पीड़िता है तो उसको 50,000 का मुआवजा दिया जाता है और केवल इसके पाने के लिए झूठी FIR लिखाई जाती है। जी। मैंने एक लड़की को देखा कि एक बार वो पूजा नाम से उस पीड़िता बनी थी, एक बार वो रेखा नाम से पीड़िता बनी थी और मैंने SP से गोपनीय जांच कराई तो पुलिस ने गोलमोल रिपोर्ट दे दी कि लड़की वो बताती है कि घटना हुई है। दूसरा यह है कि इस एक्ट के सख्त प्राविधान का प्रशासनिक कार्यों में स्थिति ये है कि सवर्ण जाति का अगर अधिकारी है जी। तो वो अनुसूचित जाति के कर्मचारी से इतना डरा रहता है कि कहीं वो मेरे पर झूठा भी अगर लिखा दिया तो मेरे पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि किस प्रकार की सरकारें रही हैं और इस प्रकार के भी मुकदमों को मैंने देखा है। चले बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर इन्हीं लूपहोल्स की हम बात भी कर रहे थे कि आखिर कहां पर कमी रह जाती है और क्या इसका मिसयूज होता है। जैसा राजेश पटवा जी ने भी बताया और उन्होंने अपील भी की है कि अगर कानून अधिकार देता है तो उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, कि उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये किसी के हितों की रक्षा के मकसद से बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही।